पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए आज के मार्केट का फीलर देखते हैं। मार्केट जो है आज सुबह से ही आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ गई और काफ़ी कोई 300-400 पॉइंट्स नीचे गिर के फिर डे एंड पे एकदम ऊपर आ गई। बायर्स ज़्यादा नहीं, वही प्रेशर महसूस हो रहा। आज हम देख रहे थे बहुत से शेयर्स जो हैं शुरू में जब ऊपर से वो नीचे आए तो उनकी वैल्यू बस 10 पैसे ऊपर नीचे इस तरह हो रही है। जो बड़े शेयर्स हैं वो 1 रुपया ऊपर नीचे, कोई ज़्यादा खास मूवमेंट नहीं आ रही। लेकिन इस ग्राफ को देख के ऐसा महसूस हो रहा है कि आजकल लोग कर क्या रहे हैं, वो आके जो है ना सुबह मार्केट जैसी थोड़ी सी अप होती है या ओपन होने के साथ ही वो कुछ शेयर्स अपने बेच देते हैं। और कल भी डे एंड पे बाइंग आई थी, आज भी डे एंड पे बाइंग आई और शायद वो जब 300-400 पॉइंट्स नीचे आए तो वही शेयर्स खरीद लेते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि लोग इस वक्त ना इस तरह की स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं। तो आप देख लिए, हमने भी ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत हमने बेचे थे ऊपर, वही हमने भी थोड़े बहुत वो आज नीचे रेट जब आए 40-50 रुपए, 40-50 पैसे नीचे आए 20 रुपए वाला शेयर कोई, तो हमने खरीद लिए। जैसे हमने आज कुछ एलपीएल के अपने वो सुबह ओपन ही साथ जो है वो उसका लॉक नहीं लगा, थोड़ा सा नीचे हुआ ओपन, तो हमने कोई 4-5 हज़ार बेच दिए और वही जब 16, 60, 70 तक आया था वही 4-5 हज़ार हमने फिर खरीद लिए। तो अभी लेकिन ये है कि अब उसका लॉक खुल गया है, अब कोई पता नहीं, यहाँ से उसको नीचे भी लेके जा सकते हैं, हो सकते हैं 1-2 दिन यहीं पे रख के फिर 1-2 लॉक लगा दें। तो ये तो कोई पता नहीं होता बहरहाल, इसीलिए हम जो अच्छे शेयर्स हमें लगते हैं उनमें हम यही कहते हैं कि थोड़ा सा उनको लॉन्ग टर्म का व्यू लेना चाहिए। आज 1-2 दिन में अगर कोई उनकी वैल्यू ऊपर नहीं गई तो उसकी परेशानी की जरूरत नहीं है। उसी तरह एनसीपीएल और एनपीएल जो है वो भी थोड़ा सा आज कल उनमें थोड़ी सी मूव आई थी, आज थोड़ा सा उनको भी प्रेशर में रखा गया। देखें अब आगे क्या ऊपर आते हैं या नीचे जाते हैं, ये अंदाजे ही हैं। बज़ाहिर हमें ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत प्रेशर में रखेंगे, फिर एक मूव थोड़ी सी 50-60 पैसे की बना लेंगे। फिर एसपीडब्ल्यूएल भी कल एकदम मूव बनी थी बोर्ड मीटिंग अनाउंसमेंट के बाद, लेकिन आज वो तकरीबन उसी रेट पे आ गया जिस रेट से मूव बननी शुरू हुई थी। तो ये इसी तरह है क्योंकि बायर्स ज़्यादा नहीं है। जब बड़े बायर्स, वही बात है, जब बड़े बायर्स निकल जाते हैं तो फिर आप में एक दूसरे को बेचते हैं तो लॉस ही लॉस, थोड़ा थोड़ा मतलब हल्का हल्का नीचे ही आता जाता है। ठीक है, बहरहाल स्ट्रेटेजी को आप भी देख सकते हैं कल कि अगर मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाए तो आप भी उसको थोड़े से शेयर्स बेचते हैं अपने, और अगर नीचे आए तो खरीद लें, अगर नीचे ना आए तो ठीक है, उनको समझे कि वहीं पे बेचना था। और आज फिर वो खबरों में ये टीवी पे खबर आ रही थी कि जो निगरान हुकूमत है उसने आईएमएफ के साथ राब्ता बहाल किया है और उसी को सर्कुलर डेट को थ्रू डिविडेंड सेटलमेंट करने की बात हुई है। लेकिन ये चीज़ें अब कोई इसके बारे में कोई पता नहीं, जितनी इसमें रूमर्स आए हैं और जितनी खबरें फैलाई गई हैं, वेरी डिफिकल्ट टू से कि अल्टीमेटली हो इसमें होना क्या है। लेकिन बात वही है कि अगर वो फाइनल हो जाता है तो फिर यहाँ से हो सकता है ओजीडीसी पीपीएल को 1-2 अपर लॉक लग जाएं। और अगर कोई ऐसी खबर आई कि वो प्लान नहीं होगा, अब सर्कुलर डेट की कमी किसी और तरीके से की जाएगी, तो यहीं से 1-2 लॉक लग सकते हैं नीचे वाले। तो इसलिए वो थोड़ा सा रिस्क लेना है तो आप उसको लेके रखें अपने, वरना हम अवॉइड करें उनको। उसके बाद आज की जो है बोर्ड मीटिंग्स अनाउंस हुई हैं, डीजीकेसी की आई बिलीव अनाउंस हुई है, और पीएईएल जो है पेल की अनाउंस हुई है। तो अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो देख लें। कोई ख़ास मटेरियल इन्फॉर्मेशन तो हमारी नज़र में नहीं आई, ना ही कोई ख़ास न्यूज़ ऐसी आई जिस पे हम आज जिक्र करें। रिजल्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले पीएसओ का रिजल्ट आया, उसने 7.5 रुपये का डिविडेंड दिया और पिछले साल की 183 की अर्निंग के मुकाबले में 12 रुपये की अर्निंग। अब अगर आज हम पीएसओ के यहाँ से देख लें थोड़ा सा, हालांकि ये कोई खास अच्छा रिजल्ट नहीं था, लेकिन बात वही है ना कि जो स्टॉक मार्केट में जो प्लेयर्स होते हैं वो उल्टा काम ही करते हैं। रिजल्ट अच्छा है तो शेयर को रगड़ देते हैं। अब ये रिजल्ट 116-17 इसकी वैल्यू थी जब रिजल्ट आया था,
तो 117 वाले शेयर के 7.5 रुपये डिविडेंड ये कोई खास रिजल्ट तो नहीं है। 12 रुपए की ईपीएस, कोई खास 12 रुपए की ईपीएस वाला, 12 रुपए की ईपीएस तो एलपीएल एनपीएल एनसीपीएल वगैरह की आ रही है और वो 20-20 रुपए पे बैठे हुए हैं। तो ये जो है इतना ऊपर है, तो मतलब कोई इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है, लेकिन उसको ऊपर रखा है हम। शायद वो ये चाह रहे हो कि लोगों ने कुछ अच्छा रिजल्ट ना समझ के बेच दिए हों, ये इसको ऊपर ले गए। अब जब लोग वापस इसमें एंट्री आएंगे तो हो सकता है इसको फिर रगड़ दें। तो बहरहाल ये कोई इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है, उस रिजल्ट के हिसाब से ये नहीं सही इस वक्त। अगर हम क्वार्टरली देखें, देखिए पिछले क्वार्टर में 29 रुपये था, 29 में से 9 माइनस करें 20, 20 में 2 ऐड करें 22, इसका मतलब ये है क्वार्टर 4 में 10 रुपये का लॉस हुआ है इनको। तो हमारी स्टडीज के मुताबिक तो इससे दूर रहें। अच्छा जी, पीएसओ के बाद है जी ईएफजी हर्मीज, ये पता नहीं कौन सी कंपनी है और इसका कोई खास रिजल्ट नहीं, छोड़ दें इसको। हम्म तो आज इतनी सी ही बातें थी करने के लिए, लेकिन आज एक शेयर देख लेते हैं, DOL, डॉल, डेस्कॉन ऑक्सीकेम। तो इसकी आज की वैल्यू है जी 24.30। अगर एक महीने का इसका ग्राफ देखें तो ये कोई 26 पे जाके फिर नीचे आया और इस वक्त यहाँ पे 24 के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसके फाइनेंशियल्स देखते हैं। इसका पिछले साल तो 2 रुपये 70 पैसे थे, लेकिन अगर इस साल इसका फाइनल ईयर का रिजल्ट आने वाला है और 3 क्वार्टर में इसने अच्छी ईपीएस दी है 0.75, तकरीबन 7.5 रुपए की, और ये ईयर एंड पे 9 साढ़े 9 रुपए तक की ईपीएस इसकी बन सकती है। अगर पे आउट देखें तो पिछले साल 2 रुपए में से इन्होंने 2 रुपए दे दिए थे और हाफ ईयर तक 2 रुपए दिए हैं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ईयर एंड पे इनकी ईपीएस 10 रुपए के आसपास होगी और 9.5 से 10 रुपए होगी और 2 रुपए का डिविडेंड और देंगे। तो 2 रुपए का डिविडेंड के हिसाब से 24 इतनी कम प्राइस तो नहीं है, लेकिन अगर ईपीएस इनका अगले साल भी इस तरह चला तो इसको इस तरह असेस कर लें कि अगले 12 महीनों में ये 4 रुपए का डिविडेंड दे सकते हैं। तो 4 रुपए के डिविडेंड में अगर शेयर की वैल्यू 24 रुपए 30 पैसे है तो ये अच्छा है। यील्ड जो है तकरीबन कोई 17-18% बनती है, तो ये अच्छा है क्योंकि इसकी ईपीएस भी इम्प्रूव हो रही है, तो इसको देखा जा सकता है, नॉट बैड। इसकी लेटेस्ट रिपोर्ट खोल के फ्यूचर आउटलुक उसमें देख लेते हैं। अच्छा, एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं। आपने ये देखा होगा कि अक्सर लोग जो है, अक्सर शेयर्स में जब डिविडेंड अनाउंस होता है, अब चाहे रिजल्ट आते साथ ही वैल्यू नीचे जाए ऊपर जाए, लेकिन एक्स डेट के आसपास बहुत से लोग उसमें एग्जिट कर जाते हैं और कुछ बहुत से लोग उसमें एंट्री लेते हैं। जो एंट्री लेते हैं वो इसलिए लेते हैं क्योंकि वो ये समझते हैं कि भाई शेयर तो उन्होंने बेचना नहीं है, लेकिन इस तरीके से उनको डिविडेंड मिल जाएगा, डिविडेंड अगर अलग से जो है ना उनके अकाउंट में आ जाएगा तो उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन ये इतनी रेलिवेंट वजह होनी नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर आपको पैसे चाहिए तो आप उसको उसी प्राइस पे बेच के और आप ब्रोकर से कहेंगे कुछ पैसे आपके अकाउंट में वापस भेज दे। लेकिन बहरहाल हमारा ख्याल में लोग डिविडेंड इसलिए लेते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि कुछ पैसे उनके अकाउंट में आ जाएं और वो उसको अपने इस्तेमाल में लेके आए, ब्रोकर के पास जो शेयर या पैसे पड़े वो ना छेड़ें। और कुछ लोग उसको पहले बेच देते हैं। उसकी क्या रीजन है? उसकी एक रीजन ये है कि एक तो ये अगर आप ट्रेंड देखें, बहुत सारा वो एक ट्रेंड सा बन गया है कि डिविडेंड से पहले वो शेयर, डिविडेंड से एक्स होने के बाद बहुत सारे शेयर्स जो हैं वो और नीचे चले जाते हैं। जैसे एलपीएल एक्सेप्शन थी कि वो 14 पे खुला और उसके बाद अब 17 तक आ गया एकदम, लेकिन बहुत से शेयर्स ऐसे हैं जो एक्स होने के बाद नीचे चले जाते हैं। उसकी वजह ये होती है क्योंकि जब डिविडेंड एक दफ़ा दे दिया, बहुत से लोग साल में एक दफ़ा डिविडेंड देते हैं, तो शेयर होल्डर्स या बड़े प्लेयर्स यही सोचते हैं कि भाई अब एक साल तक तो इसने डिविडेंड देना नहीं है, तो इसमें अभी ट्रेड करने का फ़ायदा नहीं है, तो बायर्स उसमें कम हो जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी वैल्यू और कम हो जाती है और लोग ये सोचते हैं ज़्यादा नीचे गया तो फिर दोबारा खरीद लेंगे। एक तो ये वजह होती है, तो ये ट्रेंड सा बन गया हुआ है। ज्यादातर शेयर्स में ऐसे ही होता है कि एक्स होने के बाद वो और नीचे चला जाता है कुछ अरसे के लिए।
और दूसरा ये होता है कि जब आपको डिविडेंड मिलता है तो उसके ऊपर टैक्स कट जाता है। अब टैक्स तो कैपिटल गेन पे भी कटता है, कैपिटल गेन पे भी 15% टैक्स है और डिविडेंड पे भी 15% टैक्स है। लेकिन ये है कि कुछ लोग जो हैं वो अभी लॉसेस में बैठे हैं, तो वो ये बेहतर समझते हैं कि भाई जब मुझे प्रॉफिट होंगे तो कैपिटल गेन से टैक्स कट जाएगा, मैं बिला वजह लॉसेस में बैठूं तो डिविडेंड के ऊपर क्यों टैक्स कटवाऊं। तो इसलिए वो एक्स होने से पहले एग्जिट कर लेते हैं। और तीसरी एक वजह ये भी होती है कि डिविडेंड मिलते मिलते कई दफा महीना लग जाता है आपके अकाउंट में पैसे आते आते। तो कुछ लोग खासतौर पे जो ट्रेडिंग करते हैं डेली बेसिस पे, वो ये कहते हैं कि भाई अगर हमने डिविडेंड अवेल किया तो एक महीने के लिए वो पैसा हम इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, तो उससे बेहतर है हम डिविडेंड के शेयर के एक्स होने से पहले एग्जिट कर लें, ताकि उसी पैसे से अगर कोई दूसरा शेयर खरीदना हो तो खरीद सकें। कहने का मकसद ये है कि ये जनरल एक ट्रेंड है, तो आप खुद सोच लिया करें हर शेयर में कि आप उसमें डिविडेंड अवेल करना चाहते हैं या डिविडेंड से पहले एक्स होने से पहले उसको बेच के पैसा अपना अपने अकाउंट में ब्रोकर के अकाउंट में ही रखना चाहते हैं। तो जो आपकी स्ट्रेटेजी हो, जो आपको सही लगे, उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। वही बात है कि एक ना एक दिन कैपिटल गेन पे अगर आप प्रॉफिट्स में आ जाए तो टैक्स तो लगना ही है, उतना ही लगेगा जितना डिविडेंड पे लगता है। लेकिन तब अगर आप प्रॉफिट्स में हैं, तो जैसे हम अभी कुछ अर्से पहले हमारे लॉसेस सारे रिकवर हो गए, तो इसलिए हम तो इस वक्त तक डिविडेंड अगर अवेल कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक और बात भी है कि डिविडेंड जब आपके अकाउंट में आता है तो अगर बहुत सारे शेयर्स के ऊपर ज़कात भी कट जाती है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो एक तो खुद ज़कात दे देते हैं, तो शायद वो इस तरह अपनी ज़कात कटवाना पसंद नहीं करते, और कुछ लोग शायद ऐसे भी हों जो ज़कात देना ही पसंद नहीं करते, तो इसलिए भी वो पहले एग्जिट कर लेते हैं। तो ये उनकी स्ट्रेटजीज हैं। अब इसका क्विकली अगर DOL का देख लें, तो उन्होंने कहा है कि हमारा EPS बढ़ा है क्योंकि हमने कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स इंप्लीमेंट किए हैं और अपने प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होने दिया, तो इसलिए उनको बेहतर रहा है। सेल के वॉल्यूम्स भी बढ़े हैं उनके, एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स, और देखें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, 50% से भी ज़्यादा बढ़ गए हैं 23 में। अच्छा, फ्यूचर आउटलुक देख लेते हैं। The challenge for a company is to sustain the strong financial performance by maintaining its margin in an environment of significant cost increase. The management is consistently working on strategies to ensure these challenges are met effectively and new markets are developed. Effort of बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है कि उनको मतलब कंटिन्यू अपने ऑपरेशंस जिस तरह अभी चल रहे हैं वो कंटिन्यू होने की उम्मीद है। तो उस हिसाब से हो सकता है इनके अगले साल का भी EPS 8 से 10 रुपए ही रहे और फिर ये उस पर 4 रुपए डिविडेंड दे दें। तो ठीक है, बुरी नहीं है कंपनी, ये इसको देखा जा सकता है, इसको अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी में इसके बारे में सोचा जा सकता है। अटक ग्रुप का अगर देख लें तो APL भी वहीं पे है, कोई खास मूव नहीं बनी हुई, हल्का सा 1-2 रुपए ऊपर नीचे होता रहा। POL भी 2-3 रुपए नीचे आ गया है, और ATRL भी थोड़ा नीचे आ गया। तो 29 को है इनकी बोर्ड मीटिंग, हमें तो यही लगता है कि 29 तक यहाँ से थोड़ा सा ऊपर होंगे, बहरहाल ये वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर नहीं भी होते तो इन रेट्स पे अगर मिसाल के तौर पे अटक रिफाइनरी 30 रुपए का डिविडेंड देता है और APL भी तकरीबन 25 से 30 का डिविडेंड देता है और POL 50 से 70 का डिविडेंड देता है, तो इन रेट्स पे ऐसे डिविडेंड के बाद इनको गिरना तो नहीं चाहिए, लेकिन मार्केट के प्लेयर्स की मर्जी होती है, इसलिए हमें इन रेट्स पे बज़ाहिर इसमें कोई परेशानी नज़र तो नहीं आ रही। और अगर गिर भी जाए तो इसको होल्ड करना चाहिए, ये फिर कुछ अर्से बाद रिकवर भी हो जाएंगे। अच्छा जी, ठीक हो गया जी, आज की वीडियो में इतना ही। ये कोई बाय सेल कॉल नहीं है,
शेयर्स खरीदने और बेचने का फैसला आपने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दें। खुश रहें। अल्लाह के हवाले।